स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टूर चैनल में। बिहार राजनीति लास्ट कुछ दिनों में बिहार राजनीति में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रहा है, जहां पे एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी के ही कुछ सांसदों द्वारा अपने ही पार्टी के चीफ चिराग पासवान के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया है, जिसके तहत एलजेपी पार्टी के अंदर ही दो ग्रुप में डिवाइड हो चुका है। जिसके तहत एक तरफ है 5 एमपी और दूसरे तरफ अकेले ही चिराग पासवान रह गए हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही ग्रुप पार्टी के चीफ पोजीशन के लिए दावा कर रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये द हिंदू का आर्टिकल है जहां पे लिखा है ओनरशिप वॉर बिगिंस इन एलजेपी। सो इसी वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसके तहत एलजेपी के पार्टी के अंदर ही इस तरीके का स्प्लिट देखने को मिल रहा है। साथ ही ये भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि ये जो स्प्लिट देखने को मिला इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार का ही हाथ है। साथ ही ये भी खबर निकल के आ रही है कि आने वाले समय में हो सकता है चिराग पासवान कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े। तो ये पूरे इंसिडेंट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। बिहार राजनीति के लास्ट 2 दशक की अगर बात करें तो इसमें रामविलास पासवान एक बहुत बड़े सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आते हैं। सन 2000 में रामविलास पासवान जेडीयू से अलग होकर अपना ही एक खुद का पार्टी का गठन किया था, जिसका नाम है एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी। अगर बात करें 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन की, तो जो लोक जनशक्ति पार्टी है ये एनडीए में शामिल थी और इसके बदौलत रामविलास पासवान एक कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसी के साथ आप सभी को पता है कि पिछले ही साल रामविलास पासवान का निधन हो गया था, जिसके तहत जो पूरा पार्टी का कमान है ये उनके बेटे यानी चिराग पासवान के ऊपर चली जाती है। लेकिन अभी के टाइम में इसी एलजेपी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा रिफ्ट देखने को मिल रहा है। अगर बात करें 2019 लोकसभा इलेक्शन की, तो इसमें एलजेपी को 6 सीटों में जीत मिली थी। अब इन 6 सांसदों में से 5 सांसदों चिराग पासवान के खिलाफ बगावत पे उतर आई है और कहीं ना कहीं लोकसभा के स्पीकर को ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ये पांचों एमपी को बेसिकली पार्टी से अलग इंडिपेंडेंटली उनको ट्रीट किया जाए। सो आखिर ये 5 एमपीज हैं कौन? तो सबसे पहले तो आते हैं पशुपति कुमार पारस, जो कि चिराग पासवान के ही चाचा हैं। इसी के साथ उनके कजिन या फिर भाई प्रिंस राज भी मौजूद हैं। इसी के साथ चंदन सिंह, बीना देवी और महबूब अली केसर शामिल है। अगर बात करें 6वें एमपी की, तो ये चिराग पासवान खुद ही हैं। अब इसके बाद ये होता है कि जो पशुपति पारस हैं उनके दिल्ली रेजिडेंस में इसी पांचों एमपी के अंदर एक मीटिंग होती है, जिसके तहत ये फैसला लिया जाता है कि जो पशुपति पारस हैं ये अभी लोकसभा में पार्लियामेंट्री लीडर माने जाएंगे। साथ ही जो डिप्टी लीडर हैं ये महबूब अली केसर को दे दिया गया है। साथ ही चंदन सिंह को पार्टी के चीफ व्हिप का पद दे दिया गया है। अब ये डिसीजन लेने के तुरंत बाद ही चिराग पासवान पशुपतिनाथ पारस के दिल्ली रेसिडेंस में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो पशुपतिनाथ पारस के साथ नहीं मिल पाते हैं। इवन उसके जो कजिन ब्रदर हैं प्रिंस राज, वो भी मिलने के लिए नहीं आते हैं। अब इसी के तुरंत बाद ही चिराग पासवान एक इमोशनल ट्वीट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो पार्टी है ये उनके पापा के थ्रू बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किए सबको एक साथ जोड़ के रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो असफल पाए गए हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा है जो पार्टी होता है वो माँ की समान होता है और माँ को धोखा नहीं दिया जाता है। अब इसके बाद ये होता है कि जो 5 रेबल एमपीस हैं उनके जो लीडर हैं पशुपति कुमार पारस, वो अपने ही सपोर्टर के साथ एक मीटिंग के जरिए ये डिसीजन ले लिया जाता है कि चिराग पासवान को पार्टी के प्रेसिडेंट पद से निकाल दिया जाता है। साथ ही सूरजवंश सिंह को पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे चुना जाता है। अगर बात करें इसी सूरजवंश सिंह की, तो ये एलजेपी के काफी पुराने एक नेता माने जाते हैं। इसी के साथ उनको 5 दिनों के अंदर एक नेशनल काउंसिल गठन करना पड़ेगा, जिसके तहत एक नया नेशनल प्रेसिडेंट चुना जा सके। अब ये सब देखने के बाद जो दूसरा ग्रुप यानी जो चिराग पासवान के ग्रुप हैं वो अपने समर्थकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करते हैं, जिसके तहत जो 5 रेबल एमपीस हैं उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। साथ ही जो बिहार के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं राजू तिवारी, उनके थ्रू एक मेमोरेंडम जारी किया जाता है, जिसके तहत जो एलजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो चिराग पासवान ही बरकरार रहेंगे। साथ ही पार्टी की ओर से उनको पूरी अथॉरिटी दिया जाता है कि नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन तक वो पार्टी के बिहाफ में कोई भी डिसीजन
ले सकते हैं। और इसी के साथ ये भी बताया जाता है कि टोटल 76 मेंबर में से टोटल 41 मेंबर इसी मीटिंग में मौजूद थे। अब ये फैसला होने के बाद ये दोनों ही ग्रुप के अंदर और ज्यादा मामला खराब होते हुए देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर बात करें पांचों रेबल एमपीज में से एक एमपी चौधरी महबूब अली कैसर की, उनका क्लेम ये है कि जो बिहार असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान से एक बहुत बड़ी भूल हो गया था, जिसमें वो एनडीए में होते हुए जेडीयू के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ते हैं और जो भी रिजल्ट हुआ है ये बेसिकली आप सभी को पता है। कहीं ना कहीं इसी गलती की वजह से एमपी चौधरी महबूब पशुपतिनाथ पारस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ उनका क्लेम ये भी है कि जो चिराग पासवान है ये बेसिकली बिहार पॉलिटिक्स के पल्स या फिर नब्स को पकड़ने में चूक हो गई और जिसके तहत एक बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा पार्टी को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर बात करें इसी बिहार की विधानसभा इलेक्शन की, तो इलेक्शन से पहले ही एलजेपी ने एनडीए से निकल गए थे और इस बार की इलेक्शन एलजेपी अकेले ही लड़ी थी और लगभग 134 प्रत्याशी को खड़ा किया गया था, जिसमें से एलजेपी को सिर्फ एक ही सीट में जीत मिलती है। लेकिन बात सिर्फ इतना नहीं है, अगर जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की वोट शेयर में जो गिरावट देखने को मिल रहा है वो बेसिकली इसी एलजेपी की बदौलत ही हुई है, जिसके तहत जो जेडीयू 71 सीट जीतने वाली थी वो लगभग 43 सीटों में ही सिमट जाती है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कौन से रीजन्स की बदौलत एलजेपी की पार्टी में इस तरीके का स्प्लिट देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्प्लिट हुआ है इसका जो मेन रीजन है ये बेसिकली कुछ पार्टी लीडर्स के थ्रू ये बताया गया है कि जो चिराग पासवान है ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये अपनी मर्जी से ही ले रहे हैं, ना ही किसी भी एमपी या फिर किसी भी पार्टी के ऑफिशियल के बिना किसी एडवाइस में जो भी डिसीजन है वो अपनी मर्जी से ही ले रहे हैं। साथ ही बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता हैं एलजेपी के उनसे कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही जो असेंबली इलेक्शन में जो हार हुई है इसके तहत बहुत सारे एमपीज को वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ दूसरे पार्टी लीडर्स का भी क्लेम ये रहा है कि जो चिराग पासवान है ये जितने भी डिसीजन ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एडवाइजर सौरभ पांडे के सजेशन में लिए जा रहे हैं और इलेक्शन में एनडीए से निकल के चुनाव लड़ने का भी जो डिसीजन था वो भी कहीं ना कहीं यही बताया जा रहा है कि ये सौरभ पांडे का ही डिसीजन था। अगर बात करें इसी सौरभ पांडे की, तो ये सौरभ पांडे ही हैं जो बेसिकली एलजेपी के जो भी सीट है, जैसे कि टिकट किसको कहाँ से मिलेगा, किसको कौन सी सीट मिलेगा, ये पूरी तरीके से ये सौरभ पांडे ही डिसाइड करते हैं और ये जो भी डिसाइड करते हैं ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान के थ्रू मोहर दे दिया जाता है। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान का इस रवैये की वजह से बहुत सारे पार्टी के लीडर चिराग पासवान से दूर होते हुए पाए गए हैं। इसी के साथ और एक जो मेजर कारण बताए जा रहे हैं ये वो है, ये जो पशुपतिनाथ पारस हैं ये जब एनडीए में एलजेपी था तो उस समय वो नीतीश सरकार में एक कैबिनेट मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं इसकी बदौलत जो नीतीश कुमार और उनके बीच में कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप हो गया था। इसी के साथ जो दूसरे एमपी यानी प्रिंस राज की अगर बात करें तो प्रिंस राज एमपी होने के साथ साथ ये स्टेट बिहार के एलजेपी प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन बाद में इसको चिराग पासवान के थ्रू उनका जो पोजीशन है उसको रिप्लेस करके राजू तिवारी को दे दिया जाता है और कहीं ना कहीं इसी वजह से ही प्रिंस राज और चिराग पासवान के बीच इस तरीके का स्प्लिट देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कौन से मेजर कारणों की वजह से इस तरीके का स्प्लिट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर बात करें तो बात ये भी निकल के आ रही है कि जो स्प्लिट हुआ है ये इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू के चीफ यानी नीतीश कुमार का ही हाथ है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बिहार असेंबली इलेक्शन की ओर रुख करता हूं। तो इसी इलेक्शन के दौरान जो भी हालत हुआ है जेडीयू का, इसमें कहीं ना कहीं जो पूरा श्रेय जाता है वो चिराग पासवान के ऊपर ही जाता है। अगर बात करें बिहार की लेजिस्लेचर की तो इसमें लगभग 243 सीटें मौजूद हैं, जिसमें जेडीयू लगभग 115 सीटों में चुनाव लड़ी थी, जिसमें वो केवल 43 सीटों में ही जीत हासिल कर पाई थी। अब इसकी बदौलत ये होता है कि जो बीजेपी था उसको 110 सीटों में से 74 सीटों में जीत हासिल हो जाता है और कहीं ना कहीं इसी वजह से ही जो जेडीयू के लोग हैं ये कहीं ना कहीं चिराग पासवान से काफी ज्यादा नाराजगी है। इसी वजह से ही जेडीयू के ऊपर यही आरोप लग रहे हैं कि जो स्प्लिट अभी एलजेपी में देखने को मिल रहा है इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू का ही हाथ है। इसी के साथ ये भी रिपोर्ट से निकल के आया था कि जेडीयू ही बीजेपी को यही बोला है कि जो रामविलास पासवान का जब देहांत हो जाता है
जो उनका सीट है वो बेसिकली चिराग पासवान को ना मिले। इसी के साथ अगर बात करें तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी इलेक्शन के बाद ये क्लियर कर दिया था कि जो चिराग पासवान है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो एनडीए या फिर बीजेपी के साथ मिले। इसी के साथ ये भी रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि जो जेडीयू के लीडर ललन सिंह और एक बीजेपी के राज्यसभा एमपी कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ पारस को एडवाइस किए थे एनडीए में आकर मिल जाए और इस शर्त पर उनको एनडीए में मिलाया जाएगा जब वो चिराग पासवान को एलजेपी के प्रेसिडेंट पद से निकाल दिया जाए। अब ये जो रिपोर्ट्स आ रहे थे इसको बेसिकली एमपी चौधरी महमूब ने पूरी तरीके से खंडित किए हैं। अगर बात करें इसी ललन सिंह की तो ये जो ललन सिंह है इसको बेसिकली नीतीश कुमार के काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग बीना सिंह हाउस में मिले थे। सूत्रों से तो यही लग रहा है कि जो स्प्लिट देखने को मिल रहा है एलजेपी में इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू का ही हाथ है। इसी के साथ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी तक इस पूरे मामले में एक साइलेंस बरकरार रखी है, क्योंकि अगर हम बात करें चिराग पासवान की तो चिराग पासवान जब भी बयान देते हैं एक तरीके से प्रो बीजेपी या प्रो मोदी टाइप का ही बयान देखने को मिलता है। इवन पार्लियामेंट में भी वो मोदी जी या फिर जो बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा प्रेस करते हुए पाए जाते हैं। इसी के साथ जो बिहार स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट संजय जायसवाल का कमेंट आया है जिसके तहत उन्होंने यही बोला है कि ये जो पूरा मैटर है ये एलजेपी का इंटरनल मैटर है और इसमें बीजेपी का कोई भी लेन देन नहीं है। साथ ही अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का कहना ये है कि ये जो स्प्लिट हुआ है एलजेपी में इसमें पूरी तरीके से नीतीश कुमार का ही हाथ है। अगर हम बात करें इसी पॉलिटिकल राइवलरीज या फिर पॉलिटिकल एनिमोसिटी की तो इस तरीके का स्प्लिट तो हमेशा से देखने को ही मिला है। और एक बात आता है जब राजनीति में परिवारवाद घुस जाता है तो इस तरीके का स्प्लिट देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरीके के राजनीति में जब लोग जुड़ते हैं किसी भी पार्टी में तो कोई भी एक तरीके के विचार की वजह से नहीं जाते हैं, ये बेसिकली सत्ता की लालच में ही जाते हैं। और इस तरीके का लालच अभी भी देखने को मिल रहा है कि जो कुछ एमपीस हैं ये बेसिकली एनडीए में घुस के और ऊंचे पदों में जाएं, क्योंकि एक तरीके से एलजेपी इलेक्शन हार गई है। साथ ही अगर बात करें कि ये पूरी प्रक्रिया में जो एक्चुअल लूजर्स हैं वो कौन हैं, ये जो एक्चुअल लूजर्स हैं ये बेसिकली आप और हम जैसे आम जनता ही हैं। जब इलेक्शन की बात आती है तो ये पॉलिटिकल लीडर्स लोगों के पास जाके बड़े बड़े डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन इलेक्शंस के बाद ये इस तरीके के सत्ता लालच के पॉलिटिक्स में ही घुस जाते हैं और कहीं ना कहीं इसमें टोटली जो गरीब लोग हैं जो बेसहारा लोग हैं इनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सो क्या है आपका राय इसमें कमेंट करके जरूर बताना। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस स्प्लिट इन एलजेपी पार्टी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे पॉलिसी टूर के ऑफिशियल वेबसाइट www.policytour.in में फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर। आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।